हाँ बच्चों, आज हम फिर ऑप्टिक्स का नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स का हम नेक्स्ट सेक्शन ले गए हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब लेंस। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। लेंस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था, पहले भी आपने छोटी क्लासेस में इसको बारे में पढ़ा होगा कि लेंसेज एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, जिसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। यानी कि इसमें ये टेंसर मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और इसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी। दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में होंगी, यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन इसमें दो जगह से होगा। एक बार लाइट लेंस से अंदर जाएगी, एयर से अंदर जाएगी लेंस के अंदर, और फिर लेंस से बाहर आ जाएगी। तो एक बार होगा रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर और फिर होगा डेंसर टू रेयर। तो इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होगा। और लेंसेज जो होते हैं मोस्टली इतने टाइप के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है एक, कॉन्वेक्स लेंस को हम कभी कभी डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, एक ही बात है, क्योंकि दो सरफेसेस इसमें कॉन्वेक्स होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स। और ऐसे ही दूसरा होगा कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है या डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब लाइट इस पर पड़ती है, और कौन सी लाइट? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और जब लेंस से पास करेगी तो पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फिक्स्ड पॉइंट पे आकर के मिल जाएगी, यानी कि उसको कन्वर्ज कर देगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। और इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? कॉनकेव लेंस को या डबल कॉनकेव लेंस को, क्योंकि लाइट को ऐसे फैला देगी। तो ये फैला देगी तो, और इसको हम अगर यहां से कहीं से देखेंगे तो लाइट हमें यहां से आती हुई दिखाई नहीं देगी, यहां से आती हुई दिखाई देगी इस पॉइंट से। तो ऐसा लगता है कि लाइट एक पॉइंट से डाइवर्स कर रही है, और इसमें ऐसा लगता है कि लगता नहीं है, एक्चुअली होता है, इसमें ऐसा लगता है ये वर्चुअल है, और इसमें एक्चुअली में लाइट आकर के एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट अपियर्स टू डाइवर्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, अपियर्स टू डाइवर्स। तो कॉनकेव लेंस हो गया या डाइवर्जिंग हो गया, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। एक प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, एक प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव और एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक सरफेस कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज हो सकते हैं, लेंसेज होते हैं। मेनली आपको जो डिटेल में इसमें हम थोड़ा वो देखेंगे, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में देखेंगे। अब इसमें लेंसेज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पहले ही पता है, जो सरफेस में नहीं थी। वो है सबसे पहला चीज़ कि फोकस क्या होता है। फोकस को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि इसमें ध्यान रखेंगे कि लेंस में अगर हम इस तरीके राइट को लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, दो फोकस होगा इसका, इधर भी होगा इधर भी होगा। ऐसे कॉनकेव में भी दो फोकस होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। अब ये डिपेंड करता है कि लाइट को हम किस तरफ से डालते हैं और फोकस उसका फिर किस तरफ होगा, वो डिपेंड करता है लेंस के टाइप पे। जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ, और कॉन्वेक्स लेंस में ये मैंने लाइट डाला, and this light is parallel to principal axis. So after passing through the lens, after refraction from the lens, it meets at a point on principal axis. तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, सिंपली फोकस कहते हैं। अगर हम लाइट को इस तरीके से डालेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ डालेंगे, तो प्रिंसिपल फोकस इसका इधर की बजाय इधर आएगा। ये ध्यान रखना है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस होता है, वो जिस तरफ लाइट जा रही है बिहाइंड द लेंस, उसी साइड में आगे बढ़ता है। और क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्टेंस सारा हमेशा लेंस के पोल से लेंगे, लेकिन पोल्स की जगह यहाँ पर हम सी लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं, इसको कहते हैं। तो सारे डिस्टेंस यहाँ ऑप्टिकल सेंटर लगभग ऐसा मान के चलो भी कि मिडिल में होता है लेंस के, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिडिल में होता। ऐसा आइडिया लेके चलो कि मिडिल में है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा फोकस का, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। कॉनकेव में क्या होगा कि लाइट क्योंकि डाइवर्ज कर जाएगी, तो हमें ये लाइट एक फिक्स पॉइंट से, यानी कि यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से हमें डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा। उस पॉइंट को यहाँ पर हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और ये उसी तरफ होगा जिस तरफ लाइट आ रही है, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो अगर हम लाइट जा रही है लेफ्ट से राइट, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इधर आते हैं, तो उसका अपोजिट साइड हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है,
कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इन सम केसेस, वो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर उल्टा भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको मान के चलना है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके। तो ये आपका हो गया फोकस या प्रिंसिपल फोकस, और हो गया फोकल लेंथ। अब आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि ये लेंस की एबिलिटी होती है कि अगर लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो लेंस पर पड़ती है, तो लेंस की को जो लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट at a point on the principal focus, on the principal axis, that ability of lens is called its power. तो जो भी लेंस लाइट को अपने जितने पास में इकट्ठा करेगा, पास में इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, या अपियर्स टू कन्वर्ज कर देगा, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होएगी और पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ हो गया वो पॉइंट जहां पर वो कन्वर्ज कर रहा है, वो फोकस हो गया, और फोकस का डिस्टेंस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ, और लेंस की जो एबिलिटी होगी लाइट को कन्वर्ज करने की, वो उसकी पावर हो गया। तो इसका मतलब जो जितना जल्दी कन्वर्ज करेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा है और फोकल लेंथ उतनी कम है, तो दोनों में क्या फिर इनवर्स रिलेशन है। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का उल्टा होता है, यानी कि 1/f लिख दिया इसको, और ये तब लेना है जब f मीटर में लोगे, क्योंकि ये 1 मीटर अपॉन f है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम f को सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100 अपॉन f लेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। अगर एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के लेंसेज में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसीलिए उसकी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो कभी भी बोले लेंस की पावर पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कॉन्वेक्स लेंस होगा। कभी कभी मैंने बताया नेगेटिव भी हो सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है, वो अलग चीज है। लेकिन कुछ नहीं बोले तो अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए पावर पॉजिटिव है। और अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव किस में होता है, कॉन्केव लेंस में होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव होती है। समझ में आ गया। तो ये हमारा लेंस के टाइप्स हो गए, और ये हमने लेंस के टाइप्स में ये सब चीजें करी। अब आगे देखो हमारा क्या आता है। मैंने मेन चीज आपको टॉपिक बताया था, वो हमें करना है लेंस मेकर्स फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव करेंगे। और लेंस मेकर्स फार्मूला हम ड्राइव करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के हम यूज करके हम लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव करते हैं। मान कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के हम लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव करते हैं। और लेंस मेकर्स फार्मूला बेसिकली रिलेशन होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस। और ये जो हम लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे, ड्राइव करेंगे, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को के कंसेप्ट को, जो फार्मूला हमने पहले ड्राइव किया था, उसी को यूज करके हम इसको ड्राइव करेंगे। तो वही वाला हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे और उसी को यूज करके हम लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लेंसेज में दो सरफेसेस होती हैं, तो एक सरफेस के लिए जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ध्यान रखना है, क्या बताया, एक सरफेस के लिए जो इमेज होगा वो दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, कॉन्वेक्स सरफेस लेता हूं, ये मान लो मैंने थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, कॉन्वेक्स सरफेस लिया और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये ले लिया ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक लाइट ऐसे निकाल दी और एक लाइट हमने ऐसे निकाल दी। इस सरफेस का ये होगा, देखो ये इसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो ऐसे बनेगा ना ये, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, C1 कर देते हैं इसको,
लाइट रियर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के, इसको N1 कर देता हूँ, नॉर्मल के पास आएगी, देखो नॉर्मल के पास आ गई। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा तो ये इसका इधर बनेगा C2, ऐसे हो गया, नॉर्मल हो गया, इस सरफेस का हो गया ये। अब इस अगर इमेजिन करो कि अगर ये लेंस आगे कंटिन्यू होता, जैसे ये μ2 है और ये μ1 है और आगे μ2 ही रहता, तो लाइट कैसे निकल जाती, लाइट सीधी लाइट ऐसे निकल जाती, यहाँ जाके मिलती और यहाँ इसकी इमेज बनती, और वो इमेज किसकी होती, इस सरफेस के लिए होती। इस सरफेस के लिए ये होता ऑब्जेक्ट और वो होता है इसका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में वहां लाइट जा नहीं रही है, अगर सरफेस कंटिन्यू होता तो जाती, लेकिन हो क्या रहा है कि इस सरफेस की वजह से लाइट में फर्दर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट डेंसर से रियर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी और ये फर्दर कन्वर्ट करके यहां कहीं आगे मिल जाएगा, तो यहां एक्चुअल में एक्चुअल इमेज बन जाएगी। तो हम बोलेंगे इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका वर्चुअल इमेज है आई डैश, लेकिन ये सरफेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये लाइट यहाँ की बजाय यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी एब्सेंस में जहां जा रहा था वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, और इसकी प्रेजेंस में जहां पर जा रहा है वो उस सरफेस के लिए इमेज है। तो इसका मतलब इस सरफेस के लिए ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका रियल इमेज। ये तो फॉर दिस सरफेस दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द रियल इमेज, sorry, this is the virtual image, and for this surface this is a virtual object and this is its real image of this virtual object इस surface के लिए। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक बार लाइट में क्या हो रहा है, रियर टू डेंसर हो रहा है, एक बार डेंसर टू रियर हो रहा है, तो दोनों फार्मूला यूज करेंगे, एक बार डेंसर टू रियर के लिए करेंगे, एक बार रियर से डेंसर के लिए करेंगे। तो अगर मैं खाली इसकी बात करूँ, देखो ये ले लिया मैंने P1, मान लो ये ले लिया मैंने P2, ये ले लिया इस पॉइंट को A, ये पॉइंट ले लिया इसको B, ऐसे ले लो। तो इस सरफेस के लिए ये हो गया I1, ये हो गया R1, इस सरफेस के लिए ये हो गया I2 और ये हो जाएगा इसमें जो नॉर्मल है इसका, ये हो जाएगा इसमें R2। वैसे इसकी इतनी जरूरत तो नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें ये हो गया देखो U यहाँ से इस सरफेस के लिए, और ये हो गया इसके लिए V डैश कर देता हूँ इसकी इमेज, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। ये हो गया इसमें R1 पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ये हो गया R2 यहाँ से, और ये हो गया एक्चुअल इमेज जहां बन रहा है, वो एक्चुअल इमेज जो बन रहा है वो ये है, इसको हम V दे देते हैं। देखो अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ नाम दे दें इसका X, इसको कर दिया हमने P2, इसको Y कर दिया, इसको Y कर देता हूँ। तो एक बार मैं क्या ले रहा हूँ, when refraction takes place from surface XP2Y, जो XP2Y है वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो ये हो गया, देखो थोड़ा सा इसमें हम इसको यहां लगाते हैं, बुक में जगह कम है, थोड़ा सा इधर करते हैं, when refraction takes place from surface XP2Y, तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इसका ये हो गया, इसका ये ऐसे कंटिन्यू होता और ये होता ऑब्जेक्ट इस तरह से, ये है इसका C1 और लाइट इधर जा रही थी, तो डॉटेड लाइन से बनाते हैं, चलो ऐसे जा रही थी और यहाँ के मिल जाती, ये I डैश था, ये लिखा हमने P2, ये था इसका R1 और ये है इसका V डैश और ये है इसका U। तो कौन सा फार्मूला इसमें, ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रियर टू डेंसर, रियर टू डेंसर रिफ्रैक्शन, या सीधे लिखो छोड़ देते चलो,
यूजिंग फार्मूला ऑफ रियर टू डेंसर। तो रियर टू डेंसर का याद है फार्मूला क्या था? μ2 माइनस μ1 अपॉन आर की जगह r1 इक्वल्स टू माइनस μ1 अपॉन यू और प्लस μ2 अपॉन v। इक्वेशन नंबर 1 v की जगह v डैश। समझ में आ गया? कुछ अलग यूज नहीं करा, पहले वाला फार्मूला यूज किया है, ध्यान रखना इस चीज को। अब क्या है देखो, अब क्या है, अब दूसरा केस क्या बनेगा इसमें? when refraction takes place from x p1 y। तो अब देखो क्या कर रहा हूं, ये हो गया, इधर डेंसर है इसका, हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो इधर अब डेंसर होना चाहिए इस सरफेस के लिए। और क्या हो रहा था यहाँ पर देखो, लाइट ऐसे जा रही थी इधर, है ना, आई डैश पे, लेकिन एक्चुअल में कहाँ चली गई? लेकिन एक्चुअल ये था इसका C2, लेकिन एक्चुअली में लाइट यहाँ आ गई। तो ये है V, ये है V डैश, ये है R2, ये है P1। अब कौन सा लिखोगे? टेंसर टू रियर, ये μ2 और ये μ1। इसके लिए देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेज। ये तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू ये कौन सा सरफेस था? xp2y। ड्यू टू xp2y लाइट फर्दर converges at I in place of I dash, in place of I dash, therefore I will be the real image for virtual object I dash। और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ डेंसर टू रियर। क्या था डेंसर टू रियर? देखो यहां करते हैं इसको, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देंगे, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन u माइनस u की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर? अब v डैश माइनस और प्लस μ1 अपॉन v। ये हो गया हमारा डेंसर टू रियर के लिए। अब इसके लिए u है हमारा ये, v है हमारा ये। तो डेंसर टू रियर का हमने फार्मूला यूज कर दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, बस खत्म डेरिवेशन। ये दो स्टेप इसमें याद रखने हैं और ये डायग्राम। और अब क्या करना है, सीधा ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा हमारा ये, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन u μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v डैश, ये v डैश है, सॉरी ये v डैश है, और प्लस μ1 अपॉन v। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये v डैश से v डैश कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। अब इसको देखो क्या करोगे आप, अब इसको जब ऐड कर दोगे, यह आ गया आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 और इधर हो गया माइनस μ1 अपॉन u और प्लस μ1 अपॉन v। अब एक काम कर सकते हो उसमें, पहले तो यहां से कॉमन क्या ले लो, μ1 माइनस μ2, ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये और यहाँ हो गया माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v। अब दोनों साइड क्या करो, यहाँ हमने कॉमन लिया μ2 ये। अब क्या करो, इसमें μ2 से सॉरी μ1 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। तो यहाँ आ गया μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू माइनस
ये तो कैंसिल ही हो गया फिर, -1/u + 1/v और 1/u, ये चीज़ क्या होता है, इसको कहते हैं हम 1/f। आगे हम ड्राइव करेंगे, या पहले ही पढ़ा होगा फार्मूला, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको हम लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द आउटर मीडियम, और 2 और ये हो गया 1/f। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला हो गया। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं इस लेंस को एयर में रखूंगा मान लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 लूंगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। लेकिन अभी अगर इस लेंस को यहां से उठाकर किसी और मीडियम में डाल दूं, वाटर में डाल दूं, तो फिर तो ये लिखूंगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का बदल जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, फोकल लेंथ बदल जाएगा। तो इसका मतलब लेंस में जो लाइट की फोकल लेंथ होती है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड ही करती है, साथ में इसमें डिपेंड करता है कि वो लेंस किस मीडियम में रखा है। अगर हम उस मीडियम को बदल देंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा लेंस का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद सराउंडिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस में। इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। और आपको पता यही बताया था कि 1/f जो होता है इसको हम पावर ऑफ लेंस भी कह सकते हैं। तो μ 1 से 2 -1 और 1/r1 -1/r2 ये p के इक्वल भी होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अभी क्या करेंगे इसमें, हम नेक्स्ट क्लास में इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आएंगे और जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस फार्मूले के ऊपर बहुत सारे आते हैं। ये चीज ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे और इससे जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो आज को हम इतना ही रखते हैं। अभी आपको क्या करना है, मैंने बताया था क्या करना है, चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।